हरियाणा में देखिए बहुत दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। 5 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 से भी कम का मार्जिन नजर आ रहा है। तो हरियाणा में कैसे और किसकी बनेगी सरकार, यह जानने के लिए एक बार फिर हम रुख करते हैं डेटा मुशाहे का, जिनके साथ हैं सुमेरा। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ समीर, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर बहुत कम है। ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत से राउंड बाकी हैं, यानी कांटे की टक्कर हरियाणा में दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकार किसकी बनेगी और कैसे बन सकती है, इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तो आइए जो अभी आंकड़े सामने हैं उसके आधार पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसकी बात करते हैं। अगर हम हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ कैसे सरकार बन सकती है, तो देखिए बहुमत का आंकड़ा है 46। अगर इसकी बात करें और हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास जो अभी सीटें हैं 43। इसके बाद अगर बीजेपी के साथ आईएनएलडी जाती है और इसके अलावा अगर अन्य भी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो इस तरह से बीजेपी 46 तक पहुंच जाती है, यानी 50 तक पहुंच जाती है। 46 का आंकड़ा पार कर लेती है, बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है और इस तरह से उनकी सरकार बन जाती है। अगर अभी जो नंबर्स हैं, अगर यही नंबर्स रहते हैं तो इस तरह से बीजेपी सरकार बना सकती है। आईएनएलडी प्लस अदर्स के साथ मिलकर 50 तक पहुंच जाएगी और सरकार बना लेगी। क्योंकि अब जो नंबर्स हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तस्वीर अगर इस तरह की रहती है तो ये तस्वीर उभरेगी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, अगर कांग्रेस पार्टी के जो नंबर्स अभी हैं, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि अभी और बहुत से राउंड्स बाकी हैं, ये भी हो रहा है कि बहुत सी सीटें जहां पर अंतर बहुत कम है, तो क्या तस्वीर फाइनल उभर कर आएगी। लेकिन अगर ये तस्वीर उभरती है और कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी हो तो फिर कैसे सरकार बन सकती है, उसका आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। आईएनएलडी प्लस अगर उनके साथ जाती है और उसके बाद अगर जो अन्य हैं वो भी साथ में जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो देखिए किस तरह से 47 तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से सरकार बना लेते हैं। यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 सीट आगे बढ़ती है और इस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है हरियाणा में। तो हरियाणा की जो अभी की तस्वीर है उसके मुताबिक बीजेपी 43 पे आ गए तो कांग्रेस पार्टी 40 पर आगे है। और इस सूरत में बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है वो आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा, कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार बना सकती है वो आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा। तो हरियाणा में ये तस्वीर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में तो अभी जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें बहुमत के आंकड़े को पार ही कर चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, तो वहां पर तस्वीर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा 46 है, कांग्रेस और एनसी 49 पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कांग्रेस और एनसी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यहां पर उनको जरूरत नहीं है, तो बहुमत मिल चुका है उन्हें और यहां उनकी सरकार साफ तौर पर बनती भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर भी उनके पास विकल्प है, पीडीपी उनके साथ जा सकती है। यहां पर अन्य जो हैं ये हालांकि तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी 27 पर है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहां बीजेपी 27 पर है, यानी अंतर बहुत ज्यादा है। तो जम्मू कश्मीर में स्थिति साफ दिखाई देती है। हरियाणा में हालांकि क्योंकि पूरा मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हरियाणा में कैसे सरकार बनेगी वो आंकड़े जानना और देखना बहुत दिलचस्प है। तो हरियाणा की तस्वीर इस वक्त इस तरह की दिखाई दे रही है। वापस रुख करते हैं समीर का। जी समीर। बिल्कुल शुक्रिया सुमेरा। और कैसे बनेगी सरकार, ये जम्मू कश्मीर के मद्देनजर हम बात करें तो स्थिति बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा में अभी पेच फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर चल रही है। और इस बीच देखिए अहम खबर, हिसार से सावित्री जिंदल 3800 वोटों से आगे चल रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल एक राउंड के बाद आगे चल रही हैं। कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला आगे निकल गए हैं, ये इस वक्त की ताजा अपडेट। अटेली से आरती राव के बारे में जो खबर सामने आ रही है, 6800 वोट से वो पीछे हो गई हैं। और हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांटे की टक्कर, 4 में 2-2 पर बीजेपी कांग्रेस आगे, यानी मुकाबला टक्कर का है, कांटे की टक्कर यहां पर भी। सैलजा के गढ़ सिरसा में कांग्रेस पार्टी आगे, सिरसा की 5 में 4 सीटों पर कांग्रेस आगे, 1 पर बीजेपी आगे। ये इस वक्त की अहम खबर। और देखिए 4 राउंड के बाद अभय चौटाला अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। 4 राउंड के बाद दुष्यंत चौटाला भी पीछे हो गए। तो देखिए हरियाणा का मुकाबला जो है वो बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। 43 और 40 यानी कांटे की टक्कर, बीजेपी आगे 43 सीटों पर। ये देखिए जो जाट बाहुल्य सीट हैं उनमें क्या हो रहा है, बीजेपी 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस 22 सीटों पर आगे। यहां पर भी कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाता नहीं खुल रहा है। आईएनएलडी बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ, 1 सीट पर आगे। केजरीवाल का मैजिक नहीं चला है हरियाणा में, यह बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर है और अदर्स के खाते में 3 सीटें, 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। ये जाट बाहुल्य जो सीटें हैं 47, उनका हमने जिक्र किया। अब मुस्लिम बाहुल्य सीटें, हरियाणा की 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। उनमें बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और निर्दलियों का खाता नहीं खुला है मुस्लिम बाहुल्य सीट पर। हरियाणा की 6 सीटें मुस्लिम बाहुल्य। और अब ओबीसी बाहुल्य सीटों की हम बात करते हैं। 44 सीटें हैं जहां पर ओबीसी मतदाता निर्णायक हैं। 26 सीटों पर बीजेपी का पल्ला यहां पर बहुत भारी नजर आ रहा है। बीजेपी 26 सीटों पर आगे, कांग्रेस 14 सीटों पर आगे। जेजेपी का खाता नहीं खुला है। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन 2 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में, और 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यह ओबीसी बाहुल्य सीटों का हाल है। और अब पंजाबी बाहुल्य सीटें, जिनकी संख्या है 27 हरियाणा के अंदर, यहां पर भी बीजेपी का पल्ला भारी। 14 सीटें बीजेपी आगे, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे, और जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। निर्दलीय 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये है पूरी तस्वीर। और अब ग्रामीण इलाकों का हम जिक्र करने जा रहे हैं। रूरल इलाके हरियाणा के 62 सीटें हैं। 62 में से 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण सीटों में 32 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। जेजेपी का खाता नहीं खुला है। आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे, अदर्स भी 2 सीटों पर आगे। ये रूरल इलाके हैं। और अब हम शहरी इलाके की जो तस्वीर बनकर सामने आ रही है रुझानों में, वो आपके सामने रख रहे हैं। 28 हरियाणा की सीटें शहरी इलाकों में आती हैं। अर्बन सीटें जो हैं उनमें बीजेपी देखिए 17 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है अर्बन एरियाज में कांग्रेस से। कांग्रेस 8 सीटों पर आगे। जेजेपी का खाता नहीं खुला, आईएनएलडी का खाता नहीं खुला, आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला, लेकिन निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं शहरी इलाकों में। और अब एससी फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हरियाणा के मद्देनजर। एससी बाहुल्य सीटें जो हैं उनकी संख्या आप देखिए 53 सीटें हैं, और इन सीटों में से 53 में से 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है। एससी बाहुल्य जो सीटें हैं उनमें 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। आईएनएलडी 1 सीट पर और निर्दलीय 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो ये हमने आपको हरियाणा के सारे समीकरणों के मद्देनजर जो तस्वीर दिखाई है, ये बहुत हद तक सारी कहानी साफ कर देती है। और देखिए अहम खबर, 4 राउंड के बाद नायब सिंह सैनी 5000 वोट से आगे हो गए हैं। 4 राउंड के बाद अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं और दुष्यंत चौटाला 4 राउंड के बाद पीछे हो गए हैं। तो ये अहम खबर इस वक्त आपके सामने है। और वहीं जम्मू कश्मीर से अहम खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वकार अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। नौशेरा से रविंदर रैना भी पीछे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। किश्तवाड़ से बीजेपी आगे चल रही है, आरएसपुरा से बीजेपी आगे है। और हमारे साथ इस वक्त 2 बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, कुल मिलाकर हरियाणा में शुरुआती जो रुझान सामने आए वो पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में एक तरफा नजर आ रहे थे, लेकिन तस्वीर पलटी। लगा कि बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा, लेकिन अब तस्वीर जो है वो बता रही है कि कांटे की टक्कर है। 43 और 40 पर मामला अटका हुआ है हरियाणा के अंदर। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले समीर भाई, मैं तो कहूँगा कि 12 साढ़े 12 तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, परंतु जो बात मैं लगातार 3-4 महीने से कह रहा था कि ये जो झूठ का नैरेटिव, पहलवान हमारे खिलाफ, जवान हमारे खिलाफ किसान, जो राहुल गांधी ने जाति पर बांटने का काम और प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहने का कुकर्म किया था, ये इसके खिलाफ आज साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी हरियाणा के इतिहास में 2 बार सरकार बनाने के बाद सरकार रिपीट करने की स्थिति में नहीं रहता। हुड्डा जी की सरकार तो 10-15 पे सिमट गई थी। आज अगर हम लोग 45 और 45 के बाद 50 तक टच करेंगे, और मेरा जो आंकड़ा है वो 50 का है, हम लोग 50 पे सरकार बनाएंगे, तो ये दिखाता है कि ये झूठ का पुलिंदा जो 6 महीने से लगातार
मीडिया यूट्यूब के वर्ग से कुछ लोग कर रहे थे प्रायोजित ढंग से, उसको एक करारा तमाचा पहली बात मिला है। राहुल गांधी की जाति विभेद करने वाली राजनीति को करारा तमाचा मिला है। जो सेना के खिलाफ, किसानों को खिलाफ करने का, भड़काने की राजनीति की है, उसके खिलाफ एक मैंडेट मिला है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है तो आज अभय जी को केवल इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि वो जनता के बीच जो गलत नैरेटिव ले जा रहे थे उसके लिए माफी मांगे। और दूसरी बात, ईवीएम को कम से कम आज उन्होंने बख्श दिया, इसके लिए धन्य है अभय जी आपका। ठीक है अभय जी, तंज कसा जा रहा है आपके ऊपर। और देखिए जो हरियाणा का आंकड़ा है वो एक बार फिर बदला है। बीजेपी 44, कांग्रेस 39। हरियाणा में खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और आपकी उम्मीदों से बिल्कुल जुदा तस्वीर नजर आ रही है। यह कैसे हुआ? देखिए, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट होने दीजिए। परिणामों में हरियाणा और कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांटे की टक्कर नहीं है। हरियाणा के रास्ते में जो कांटे बोए थे, किसानों के रास्ते में जो कील और कांटे मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बोए थे, उसको उखाड़ कर फेंक रहे हैं। ये परिणाम जब हमारी सरकार बनेगी तब इस बात का आभास होगा, जो अभी मेरे भाई अनुज शहजाद जी कह रहे हैं कि कैसे किसान, जवान, नौजवान, बेटियां, पहलवान सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कोई एक तो बात बताएं, 28 भर्ती। लेकिन अभय जी वो नंबर्स में नजर नहीं आ रहा ना। अभी रुझानों के जो आंकड़े हमारे सामने, हम तो उसी पर बात करेंगे। ऐसी तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रही है। बीजेपी आगे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी से, 44 सीटों पर बीजेपी आगे है। यानी उतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में नहीं थी जिसका जिक्र आप लोग कर रहे थे। 13-14 सीटें ऐसी है जहां बहुत मार्जिनल वोट से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। वो बहुत तुरंत कम होगी। आप देखिएगा 1 घंटे भर बाद ये पूरा परिदृश्य बदला हुआ दिखाई देगा। कर्नाटका के अगर चुनाव को पढ़ेंगे आप तो वहां भी ऐसे ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा था। एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आए वहां पर भी तो सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ बनी। हरियाणा में हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के वक्तव्य से आपको निराशा दिखाई देती होगी। हम तो आश्वस्त हैं। हरियाणा की जनता ने अच्छा प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। राहुल, ठीक है, लेकिन शहजाद इस बात का भी आपको जवाब देना चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर नजर आ रहा है। हरियाणा में भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में शुरू से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। वो भी तब जब आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, ये पहले चुनाव हो रहे थे, 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे थे। जम्मू कश्मीर की फिजा बदली, 370 हटाए जाने के बाद बदलाव हुआ, लेकिन उसका असर तो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समीर जी, ये आपका विश्लेषण पूर्ण तरीके से गलत है जम्मू कश्मीर के विषय में। मैं आपको समझाता हूं 20 सेकंड में जी। 2008 में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नदारद थी, कहीं पर ज्यादा नहीं थी। उसके बाद 2014 में चुनाव होते हैं और 2014 से लेकर 24 आते आते हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। अमूमन जो बाकी जो सो कॉल्ड वहाँ की पार्टियां हैं, एनसी और पीडीपी, उनका मैक्सिमम 28 तक ही सीट गया है। जब हम नहीं थे तब भी। आज हम लोग 28 क्रॉस कर चुके हैं। आपके यहाँ पे 28 दिखा रहा है, कई और चैनल्स पे हम 30+ है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में, और वो भी तब जब हमने सारी कश्मीर की सीटें नहीं कंटेस्ट की, मात्र 19, मतलब कुल मिला के 43 + 19 62 सीट्स में अगर हम 30 सीट पर नंबर 1 पार्टी बनते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर का मैंडेट हमारे साथ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज अभय जी मैं आपसे केवल हाथ जोड़कर इतना कहना चाहता हूँ, 10 साल के बाद सरकारें टिक नहीं पाती। आपकी तो 2014 से कोई सरकार 5 साल के बाद टिक नहीं पाई है। हमारी हरियाणा में अभूतपूर्व तरीके से, मान लीजिए ये नतीजे फाइनल नहीं है, 1 घंटे बाद फाइनल हो जाएंगे, अभय जी और मैं साथ में होंगे, डिबेट कर लेंगे। पर अभय जी कम से कम आज ये मानेंगे कि 10 साल के बाद भी अगर एक पार्टी 44 पर और आप 39 पर हरियाणा में, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी जो झूठ का पुलिंदा लेकर आई थी उस पर भी एक नकारात्मक जो रवैया था उस पर तमाचा, और हमारे किए गए हरियाणा के कामों पर जनता का अटूट विश्वास, ये भी सामने नजर आया है। अभय जी कम से कम आज तो आंख खोलिए, आज तो शुतुरमुर्ग मत बनिए जी। और अभय जी ये देखिए बड़ा सवाल है कि वो मुद्दे जिन्हें आप उठा रहे थे, वो इलाके जहां पर उनका प्रभाव होना चाहिए था, ये फाइनल आंकड़े क्या होंगे कुछ देर में उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर है उन तमाम जिलों में जहां पर आपको बढ़त मिलनी चाहिए थी, आपको उस तरह की बढ़त नहीं मिली है। बीजेपी रिटेन कर रही है, बीजेपी अपना वोट परसेंटेज रिटेन कर रही है, बल्कि उसने उसे बढ़ाया है।
नहीं, वोट परसेंटेज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे तो 38.87 भारतीय जनता पार्टी का और 40.57 कांग्रेस पार्टी का जी। है। वोट परसेंटेज तो अभी भी कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है इन सीटों नहीं, के आपका परिणामों ज्यादा के है, बावजूद। लेकिन बीजेपी कश्मीर जितने पर पहले थोड़ी थी सी उससे ज्यादा पर है। अब उन्होंने 2% अपना बढ़ाया ही है पिछले चुनाव की तुलना में। लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम हुआ। खैर, कश्मीर पर बहुत महत्वपूर्ण बात करनी हमको चाहिए। ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि किसी स्टेट को उसके राज्य का दर्जा छीन करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। यह पहली बार ऐसा हुआ कि निराशा कितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखी है कि वहाँ अधिकार छीन लिए चुनाव के पहले आपने। वहाँ पर आपको एडवोकेट जनरल जो मुख्यमंत्री अपॉइंट करता था वो अधिकार छीन लिए। जो IAS IPS के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के थे वो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिए। तो आपने जम्मू कश्मीर का न सिर्फ प्रजातांत्रिक अधिकार छीना है, और अब आपको इस बात का आभास था कि सरकार आपकी नहीं बनेगी तो आपने वो अधिकार भी छीने। कश्मीर में तो यूं भी लोकसभा चुनाव कहाँ लड़ी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, जम्मू कश्मीर में तो आपको मिल रही है बढ़त, लेकिन हरियाणा की भी तो बात फिर करते रहने चाहिए ना। हमारे साथ यहाँ पर बहुत अहम मेहमान भी मौजूद हैं। प्रभु चावला जी, ये जो अभी हरियाणा में हम तस्वीर देख रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल एक अलग तरह की तस्वीर बयान कर रहे थे। जो अभी तस्वीर दिख रही है, इसमें क्या आपको लगता है, क्या बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं? जाट कंसोलिडेशन पूरी तरह से नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, क्या इस वजह से ये हम देख रहे हैं? और बीजेपी के साथ क्या रिवर्स कंसोलिडेशन हुआ फिर जाटों के विरोध में? मैंने आपका सवाल थोड़ा मिस किया शुरू में, जरा क्यों ये तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या जो कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही थी, जेजेपी की तरफ से पूरा तरह से सफाया हो रहा है, क्या जाट कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, इस वजह से ऐसा है? और क्या रिवर्स कंसोलिडेशन बीजेपी के साथ हो गया? जो मैं देख रहा हूँ अभी तक जो चल रहा है, अभी तक 4 राउंड पूरे हुए हैं, मेरे ये इन्फॉर्मेशन है 4 राउंड पूरे हुए हैं, परंतु जिस तरह की फाइट बीजेपी ने कम बैक किया है उससे ये स्पष्ट है कि वहाँ पर उनकी संगठन खड़ा हुआ था, वहाँ पर वर्कर जुड़ा हुआ था। कि हालांकि मंत्रियों के खिलाफ काफ़ी वोट पड़ रहे हैं वहाँ लगता है, परंतु बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर है, ये स्पष्ट कर दिया है। और हुडा जी जो इतना काम कर रहे थे, जिन्होंने किया कि उम्मीद थी कि वो 50 सीटों तक ले जाएंगे इस पार्टी को या 52 तक ले जाएंगे, ये अगर बीजेपी जीतती है इसके अंदर जा करके 4 राउंड के बाद अभी स्पष्ट नहीं है, तो ये संगठन की जीत होगी, ना कि डबल इंजन की। अगर तो क्लेम करके डबल इंजन की सरकार की वजह से जीती है, वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री उनके हारते भी चले जा रहे हैं। डबल इंजन का मतलब ये होता है कि वहाँ की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो डबल इंजन के अंदर राज्य सरकार का एक सरकार जो थी उसके काफ़ी सारे मंत्री अगर हार जाते हैं तो ये डबल इंजन नहीं है, परंतु बीजेपी ने जो संगठन वहाँ पर खड़ा किया है उसकी जीत होगी। और इसका फायदा बाकी प्रदेशों के अंदर बाद में भी हो सकता है कि संगठन का मोरल बढ़ेगा इसके अंदर। इसलिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जबकि वीक थे, पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। बाकी मंत्री अगर हारते हैं तो मेरे को लगता है हुड्डा जी के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके लिए आखिरी इलेक्शन था ये सारा का सारा। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि सीटें पहले से बढ़ रही हैं। बुरी खबर यह है कि तीसरी बार भी वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकी है। इस कारण में कांग्रेस का जो प्रदर्शन होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ऐसे संगठन खड़ी नहीं हो पा रही है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हरियाणा के मद्देनजर बहुत अहम बात आपने कही। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंत जी, किस तरह से आप देखते हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर से ये जो अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के इंजीनियर राशिद का बड़ा जिक्र हुआ, उनकी पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी का फेवर तो नहीं करेंगे जीतने के बाद, इस पर बहुत बातें हुई, लेकिन इंजीनियर राशिद की पार्टी के सभी कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हरियाणा का जिक्र अगर कर लें तो मुझे लगता है मैं प्रभु भाई से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जो ये लग रहा था कि कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 60 से 70 उनकी सीटें आएंगी, तो कहीं न कहीं वो बड़बोलापन था, कहीं न कहीं उसमें एक तरह का अहंकार झलक रहा था और संगठन का अभाव था, जिसका नुकसान इन प्रारंभिक रुझानों में चौथे 5वें राउंड के देखने को मिल रहा है। मगर शायद अभी भी मैं फिर सहमत हूँ अशोक भाई के साथ कि अंत तक क्या स्थिति बनेगी, मुझे लगता नहीं कि बहुत फर्क पड़ेगा। कांग्रेस सरकार बनाने में समर्थ हो सकती है हरियाणा में। कितने निर्णायक रूप से उसने भाजपा को पराजित किया। 41 हो गया। और ये देखिए एक बार फिर आंकड़ा चेंज हुआ है, 41-42 और फिर चेंज हुआ है 43-41। लेकिन एक बार फिर पुष्पेश जी, एक सवाल ये भी कि क्या, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने तमाम जो उनके सिटिंग विधायक थे उनको टिकट दिलवाए, उन्होंने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका वर्चस्व रहा, यानी उनकी चली उसमें।
क्या पूरी तरह से उनको सारी जिम्मेदारी दे देने का भी कोई खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है? क्या वो भी उस तरह से भी प्रभु भाई कह रहे थे उसको रेखांकित करने की जरूरत है। कल शायद टिकटों को लेकर भाजपा में भी चल रहा था। पूर्व गृह मंत्री काफी रुष्ट थे अनिल विज साहब, मगर उसका असर इन प्रारंभिक रुझानों पे नहीं लग रहा है। तो संगठन शायद अपने नेतृत्व से अलग अपनी अहमियत वापस सामने रखने में सफल हुआ है। कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। रही बात कश्मीर की, मुझे लगता है देखिए कितना ही आप अपनी पीठ थपथपाए, भाजपा इस बात को नकार नहीं सकती कि कश्मीर राज्य को विभाजित कर, उनकी हैसियत घटाकर जिस असंतोष को उसने बढ़ावा दिया है उसका नुकसान उसे भुगतना पड़ेगा। अब उपराज्यपाल मनोनीत विधायक करें और कितना ही लीपापोती की जाए, कुल मिलाकर जो नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के विपक्ष में। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को लेकर ये बातें बार बार कही जा रही थी कि भाई जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। उपराज्यपाल जो 5 विधायक नॉमिनेट करेंगे वो बीजेपी की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब इन सब बातों का मुझे लग रहा है वानखेड़े साहब कोई मतलब नहीं रह गया है कि जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा में ये जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एग्जिट पोल में भी आंकड़ा फिर बदल गया है। 48 पर बीजेपी आगे, 36 पर कांग्रेस पार्टी आगे। देखिए मैं जब से आया हूं तब से मैंने देखा कि कांग्रेस, जब मैं आया था तो कांग्रेस 57 क्रॉस कर चुकी थी, उसके बाद अब 36 पे आई है या 48 पे, और ये आंकड़े लगातार बदलेंगे। मैं बार बार कह रहा था कि ये आंकड़े लगातार बदलेंगे, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए एक बात तो तय है कि भाजपा ने, जो प्रभु सर कह रहे थे, भाजपा का संगठन पहली बार, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद में भाजपा के संगठन में जो कसावट वहाँ लाई है और संगठन ने ताकत झोंकी है, उसका नतीजा वहाँ दिखता है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी कैसी थी तो ये लोग देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम कोई यूट्यूबर यूं ही बोल रहे थे। लोगों के वो वीडियोज मार्केट में आ रहे थे, वीडियोज में लोग भगाए जा रहे थे, वीडियोज में देखा। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वानखेड़े साहब, इस पर शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, शहजाद पूनावाला कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, वानखेड़े साहब के बात पे मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वानखेड़े जी का मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, बड़े अच्छे रिश्ते मेरे उनसे। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। क्या? मैं देखो, ये जो आज नतीजे आप हरियाणा के देख रहे हो 1 घंटे में सॉलिडिफाई होंगे, ये राहुल गांधी की बांटने की राजनीति के ऊपर करारा तमाचा है। और जो उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात की, आरक्षण समाप्ति का एजेंडा किसके डीएनए में है, आज हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है। क्योंकि अमेरिका में जाकर नेहरू के वंशज ने बोला कि आरक्षण समाप्त करूंगा, यहाँ पर कुमारी शैलजा का उन्होंने किस प्रकार से अपमान किया। और दूसरी ओर भाजपा है जो दलितों की, ओबीसी समाज की, सबसे अति पिछड़े वर्ग की असलियत में चिंता करती है। पर ये अति पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को अभय डुबे एंड कंपनी रोज गालियां बकते थे, इसका भी एक माकूल जवाब आज देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज ने दिया है। और अभय दुबे जी राहुल गांधी को बोलिए, नाक रगड़ कर माफी मांगे कि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की। हम दुनिया खत्म हो जाएगी पर आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। आज राहुल गांधी गांठ बांधकर सुन ले। जी हाँ, अभय जी आप इस पर जरूर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, लेकिन पहले शहजाद भाई, अभय जी सवाल एक बहुत सवाल एक संक्षेप में सुन लीजिए कि क्या ये चुनाव, संगठन की बार बार बीजेपी की बात हो रही है, क्या बीजेपी ने जो उनके खिलाफ नाराजगी थी, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसे अपने संगठन के दम पर, यानी बीजेपी ने जो मुश्किल चुनाव था उसमें कमबैक किया अपने संगठन के दम पर, पार्टी के दम पर, यानी हारा हुआ चुनाव या जो मुश्किल चुनाव था उसे वो जीत रहे हैं। आपके पक्ष में था और आप जीता हुआ मुश्किल में पड़ गया आपके लिए, यानी आप उससे पीछे जा रहे हैं। तो क्या ये संगठन की शक्ति उनकी काम कर गई और आपकी नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कितनी कुंठा और निराशा है, और आत्मग्लानि उसी बात की होती है जिस पर वो प्रहार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लेटरल एंट्री से आरक्षण समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी? क्या पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट में आपने लोकसभा में जवाब नहीं दिया कि 4,80,000 जो पद हैं उसमें आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको प्राइवेटाइज कर देंगे? आरक्षण पर तो प्रहार आप कर रहे थे। कास्ट सेंसस के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जब सर्वेक्षण आया था बिहार का, तब भाषण दिया था कि ये पाप मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कि आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 की एंट्री 69 में सेंसस केंद्र का अधिकार है, कोई राज्य ये करा नहीं सकता।
और हम नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस हो, तो आरक्षण के खिलाफ आप खड़े हुए। हरियाणा में क्या मुझे बताइए नहीं थे मुद्दे? इन्होंने पहलवानों को नहीं, इन मुद्दों का जिक्र तो देखिए चुनाव प्रचार के दौरान हुआ ही। अभय दुबे जी, चुनाव प्रचार के दौरान हुआ, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये आपकी तरफ से कहा गया। उन्होंने भी अपने बचाव में आपके बयानों को मुद्दा बनाने की कोशिश की। आज भी लड़ रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, ठीक है, लेकिन जो अब रुझानों में आंकड़े हमारे सामने, अब तो उस पर बात होनी चाहिए ना। और देखिए अहम खबर आ रही है, रेवाड़ी से लालू यादव के दामाद पीछे चल रहे हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव पीछे चल रहे हैं, लालू यादव के दामाद रेवाड़ी से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की अहम अपडेट आ रही है। एक बार फिर हम रुख करेंगे हमारे डेटा मुशाए का, उनके पास क्या है अहम बताने के लिए। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, तो देखिए अब डेटा बहुत हद तक स्टेबल होता जा रहा है, तो जल्दी से एक बार फिर से पूरा डेटा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एआई के जरिए हमने आपके सामने जो स्क्रीन बनाई है, ये आप देखिए सबसे पहले बहुमत का चुंबक हरियाणा में 46 सीटों का है और ये 48 पर बीजेपी इस वक्त आगे दिख रही है। जाहिर सी बात है कि ये कंफर्टेबली बहुमत तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस 36 पर, यानी बहुमत के चुंबक से 10 सीटें दूर है कांग्रेस यहां पर, लेकिन बीजेपी तो चिपक गई है आके। देखिए चुंबक ने एकदम चिपका लिया है बीजेपी को अभी तक के रुझानों में। ये हरियाणा का है। अब आगे देखिए विधानसभा में, अब यहां देखिए 2024 में हरियाणा का जो चुनाव है उसमें सीट वाइज बात करें तो एक एक सीट का रिजल्ट अब हम आपको या कहें रुझान बता सकते हैं। कालका में बीजेपी आगे, जगाधरी में कांग्रेस आगे, गोला में कांग्रेस आगे, घरौंडा में बीजेपी आगे, सोनीपत की राय बीजेपी आगे, जींद में बीजेपी आगे, डबवाली में कांग्रेस आगे है। इसके अलावा भिवानी में बीजेपी आगे, तो शाम से श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं। नूह की 3 सीटें हैं, मेवात रीजन की, यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए आप इधर आप आ जाइए, लाडवा से सीएम सैनी आगे चल रहे हैं। इधर आप एलनाबाद में दिखाइएगा यहां पर, क्योंकि यहां से शायद अभय चौटाला पीछे हो गए हैं। हाँ, कांग्रेस आगे एलनाबाद से। अब आदमपुर से देखिए भव्य बिश्नोई पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांपला से हुड्डा जी आगे चल रहे हैं। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी वो पीछे हो गई है, बीएसपी आगे चल रही है। फरीदाबाद की जो सीट है वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अब आप देखिए रोहतक में एक सीट पर कांग्रेस, रोहतक की शहर की सीट पर यह है। आप जुलाना आ जाइए, यहां पर बीजेपी आगे है, यहां से विनेश फोगाट है। इसके अलावा आप आ जाइए करनाल आ जाइए, बीजेपी का गढ़, बीजेपी आगे यहां पर। अब दादरी, नारनौल, कलानौर, गुड़गांव, पलवल, इन सब पर बीजेपी आगे। पलवल, अब दिल्ली से जो जुड़े हुए इलाके हैं वहां पर बीजेपी आगे यहां पर फिलहाल दिखती है, साथ ही यादव बेल्ट जिसको कहा जाता है। अब अगर कांग्रेस या जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये बिल्कुल पिक्चर यहां पलट जाती है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है अधिकतर सीटों पर आगे दिखता है। शोपियां में लेकिन अभी फिलहाल यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। बिजबेड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे, यानी पीडीपी की जो सीट कही जाती है पारिवारिक, यहां से इल्तियाज जो है मुफ्ती हैं वो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कठुआ, यहां पर ये बीजेपी आगे चल रही है। कठुआ में पहले कोई और पार्टी आगे चल रही थी। ईदगाह पंपोर में देख लीजिए आप, पीडीपी आगे चल रही है। इसके अलावा पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। आप नीचे और देखिए यहां पर रामगढ़ से बीजेपी आ गई, ये बीजेपी की सीटें, ये जम्मू की सीटें आ जाती हैं यहां पर। इसके अलावा जो उमर अब्दुल्ला की 2 सीटें हैं, उन दोनों सीटों पर अभी तक जो था हमारे पास अपडेट, उसमें वो दोनों सीटों पर आगे चल रहे थे। वो दोनों सीटें अभी यहां पर हम आपको दिखाएंगे। जो एक तो गांदरबल की सीट है, वहां से वो आगे चलते हुए दिख रहे हैं। गांदरबल देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये गांदरबल पे यहाँ पे वो आगे जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब रीजन वाइज देख लेते हैं। हरियाणा में क्योंकि जाटलैंड अलग वोट करता है, कुरुक्षेत्र अलग वोट करता है, बागड़ अलग वोट करता है, ये बहुत सारी थेरीज है। अगर इनको देखें तो कुरुक्षेत्र में 27 सीटों पर, बीजेपी 14 पर, ये उसका गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस 12 सीटों पर, जेजेपी को एक भी नहीं, आईएनएलडी प्लस को एक भी नहीं, आम आदमी पार्टी को एक भी नहीं, अदर्स एक सीट पर आगे कुरुक्षेत्र में यहां पर आगे बढ़ते हुए। जाटलैंड का वोट जो पैटर्न है ये बहुत अहम है और इसको लेकर बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आई। जाटलैंड को लेकर कहा गया कि बीजेपी शायद यहां कोई भी सीट न जीते, लेकिन यहां भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। 9 सीटें, 18 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस के पास, जेजेपी के पास और आईएनएलडी के पास, जो शुरू से जाटों की राजनीति करते हैं, उनके पास एक भी वोट सीट यहां पर नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास भी एक सीट नहीं है, अदर्स के पास 2 सीटें जाती दिख रही हैं। बागड़ आइए, 18 में से 6 बीजेपी, हालांकि यहां पर कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 10 सीटें, जेजेपी के पास एक भी नहीं, आईएनएलडी एक सीट यहां से निकालती हुई, आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं, अदर्स के पास एक। अहिरवाल क्षेत्र, यादव वोट जहां पर सबसे ज्यादा बताए जाते हैं, वहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आंकड़ा। 19 सीटें 27 में से बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं, कांग्रेस के पास 7, जेजेपी के पास एक भी नहीं, आईएनएलडी प्लस के पास एक सीट, आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं, अदर्स के पास कुछ भी नहीं। तो कुल अगर अभी तक का जो हमारे पास आंकड़ा है रुझानों का, उसमें से 48 सीटें 90 में से बीजेपी आगे है, 36 पर कांग्रेस आगे है, 2 पर आईएनएलडी का गठबंधन है और 4 पर अदर्स आगे चल रहे हैं।
लेकिन अब इसी को जम्मू कश्मीर में बांटते हैं। जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर घाटी, इन दोनों में देखिए परिसीमन के बाद 43 सीटें जम्मू में हैं, जहां पर बीजेपी को 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन यहां ये जम्मू बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर अच्छा करती दिख रही है। ये कहा जा रहा है 13 सीटों पर ये यहां पर आगे चल रहे हैं। पीडीपी का खाता नहीं खुला है, अदर्स 5। और इसके अलावा कश्मीर घाटी में आएंगे तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता दिख रहा है। 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था घाटी में इन्होंने। 38 पर यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे हैं, 5 पर पीडीपी आगे है और अन्य 4 पर हैं। कुल देखें तो 25 सीटों पर बीजेपी, 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, 5 पर पीडीपी और 9 पर अदर्स कश्मीर में आते दिख रहे हैं। अब जल्दी से वोट शेयर की बात कर लेते हैं। वोट शेयर क्या कहता है? जम्मू कश्मीर का वोट शेयर कहता है कि बीजेपी को करीब 28%, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 38%, पीडीपी को 8.5% और अदर्स को 25%। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर जो है ये लगभग बीजेपी को मैच कर रहा है। तो ये अदर्स का क्या कुछ होगा यहां पर, इस पे बात करेंगे। पिछली बार 18% के आसपास वोट था अदर्स के पास, इस बार बढ़ा है। अब हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में बीजेपी को करीब 40%, कांग्रेस को लगभग यहां पर 1.25% की 1.5% की बढ़त है, 40.7%। जेजेपी की बात करें यहां पर तो यहां जेजेपी के पास 1% वोट भी नहीं है, जो करीब 12 से 14% था पिछले चुनावों में। आईएनएलडी के पास 6.5%, आम आदमी पार्टी के पास 1.5% और अदर्स के पास करीब 11% का वोट परसेंटेज यहां पर दिखता है। तो बहुत चेंज हुआ है हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं मैं आपको। एक बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, नतीजों पर इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया है। इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं जनता का फैसला मंजूर, क्योंकि वो अपनी सीट हार रही हैं, पीछे चल रही हैं इल्तिजा मुफ्ती बिजबेड़ा से। बिजबेड़ा का स्नेह मिला, ये कहा इल्तिजा मुफ्ती ने। लेकिन वो कह रही हैं कि जनता का फैसला मंजूर है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। यानी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी हार स्वीकार करती हुई जिस तरह से वो टोन उनकी दिख रही है। हालांकि नूह से बड़ी खबर है, हरियाणा के नूह से 10 राउंड के बाद कांग्रेस आगे। डबवाली से आदित्य देवीलाल आगे, दिग्विजय चौटाला पीछे। 7 राउंड के बाद हुड्डा 36,000 वोट से आगे हैं। मोहित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, हरियाणा में कितने राउंड की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, जरा बताइए एक औसतन सारी सीटों पर, और कितने राउंड की बाकी? मोहित। देखिए, हरियाणा में अलग अलग विधानसभा सीटों पर 4 से 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। कई सीटों पर अभी कांटे का मुकाबला चल रहा है और इस वक्त हम अंबाला कैंट में मौजूद हैं। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र को सुबह से हम फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि अनिल विज जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं अंबाला कैंट से, लेकिन फिलहाल करीब 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वे साहब, करीब 600 वोटों से आप पीछे चल रहे हैं, 5 राउंड हो गए हैं। नहीं, वो बेल्ट निकल गई सारी। पिछली बार हम 3-4 हज़ार से पीछे थे यहाँ से, अब आगे सारा ये रिकवर हो जाएगा और लास्ट के राउंड में जाके आधा राउंड जो है वहाँ हमें नुकसान हो सकता है। बाकी सारे राउंडों में अब हम अप जाएंगे। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि लीड मिल जाएगी? पक्की पक्की पक्की। अच्छा, ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं, बीजेपी लीड में आ गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो मैंने भविष्यवाणी की थी मेरी सारी सच हो रही है। मैंने हर कदम पे की है, रुझानों के बाद आने पे भी की है मैंने, और आज सवेरे भी जब बता रहे थे, जब पहले एग्जिट आया था तब भी मैंने बताया था कि गलत है, ये होगा। तो मुझे वैसे ही नहीं बाबा कहते लोग। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जीत का दावा कर रहे थे, उनको आप वो जीत का दावा कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? अब वो चले गए, वो कोप भवन में चले गए। अब वहाँ से निकलेंगे नहीं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस क्यों था आपको कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी? इतना क्यों विश्वास था आपको? क्योंकि मैं जनता के बीच में बैठ के राजनीति करता हूँ, मुझे जनता की नब्ज देखनी आती है। ठीक है मोहित, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आपसे और बातचीत करेंगे। लेकिन अब एक और अहम सीट है जो रोहतक जिला बहुत अहम है, वहां हुड्डा के घर पर रोहतक में मौजूद है हमारे संवाददाता रवि मिश्रा, उनके पास चलते हैं। रवि, विज तो कह रहे हैं कि हुड्डा आप कोप भवन में जाएं, आप बताइए वहां कोप भवन जैसे हालात दिखते हैं क्या? ताऊ से पूछिए। अनिल विज कह रहे हैं कि हुड्डा कोप भवन में जाए, वहां अगर ताऊ और जो जनता मौजूद हो। गौरव,
गौरव, खबर तो ये है कि गढ़ी सापला किलोई, जो कि जहाँ से खुद भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, वो वहाँ से आगे चल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ओपिनियन क्या है, जिसमें पीछे कांग्रेस चल रही है। ये सवाल डायरेक्ट हमने थोड़ी देर पहले पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। उन्होंने कहा कि खेल की तरह आगे पीछे हम होते रहते हैं, लेकिन अंततः कांग्रेस जीतेगी और हम मेजॉरिटी हासिल करेंगे। हालांकि थोड़े जरूर वो निराश नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी अगर हम टैली की बात करें तो ऑन एवरेज 12 से 14 सीटों से बीजेपी वहां मौजूद जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि बहुत सारे जमा है भवन में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सुबह से ही जमा है। ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप जरा देखिए एक बार। ये सारे कार्यकर्ता एक टक लगाए स्क्रीन को देख रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े इधर उधर हो रहे हैं, इनकी नजर उस पर जा रही है, उसी हिसाब से धड़कन ऊपर नीचे भी हो रही है। जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, धड़कन भी ऊपर नीचे हो रही है। ये राउंड चले हैं जी, अभी 17 राउंड आने हैं जी, 5वां राउंड हो रहा है, इसमें फेरबदल होएगा। लेकिन सुबह जितना जोश था, थोड़ा ठंडा। थोड़ा अनिल विज पर रिएक्शन लीजिएगा रवि। अनिल विज जो को भवन की बात कर रहे हैं, वो तो है काफी है। ये हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा सर। अनिल विज अभी कह रहे थे हमसे बात करते हुए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब कोप भवन में चले जाना चाहिए, अब हार गए। तो अभी तो क्या कर सकते हैं, काफी टाइम बच रहा है। वैसे अभी कहाँ आ गए भूपेंद्र हुड्डा, अभी तो फाइट चल रही है, रुझान है, तो रुझानों में तो कांग्रेस आगे पीछे होती रहती है। तो बीजेपी के नेता विज और दूसरे तो कह रहे हैं कि कांग्रेस गई। नहीं, कांग्रेस उनके कहने से थोड़ी होता हो, तो कह रहे हैं 400 से काम थोड़ा चलता है। हमारा पूरा अभी तो आवेगी भाई, उम्मीद है, विश्वास है पूरा हमारा। कांग्रेस सरकार आएगी, पक्का आएगी। बहुत अंतर हो गया। हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार आएगी। अभी फेरबदल होएगा जी, राउंड चले अभी, उसमें फेरबदल होएगा। आगे वाले राउंड में आगे हमारे को इतना बता, हुड्डा साहब सीएम होंगे, हरियाणा के सीएम होंगे, आने वाला सीएम। वो कुछ लेकिन बोल नहीं रहे। हुड्डा सीएम बनेंगे, आप आगे आई, संख्या आएगी तब ना। संख्या आएगी, क्यों नहीं आएगी? अभी तो 14। तो ये गांव का नहीं है, ये शहरों का है, शहरों का है। गांव का आएगा, गांव के खुले जब आएगी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैला रखी है बीजेपी। ताऊ जलेबी बन रही है, रुक गई। हमारे संवाददाता इरफान जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कारी से बात कर रहे हैं, सीधे उनके पास चल। तारिक कर्रा कैसे मुजाहरा करते हुए ऐसे जो उनके नफेरियस डिजाइन्स थे बीजेपी के, थ्रू दीज इंडिपेंडेंट्स, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। एक आखिरी सवाल सर, जो 5 MLAs का नॉमिनेशन का मुद्दा है, आप कह रहे हैं इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तब क्या कांग्रेस सोया हुआ था, अब ये जाग गए हैं, इट्स इन द अमेंडमेंट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? हम तो उनसे ये सवाल करेंगे कि तब क्या ये भी जुमला था जिस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जल्द अज जल्द स्टेटहुड वापस देंगे, और उन्होंने कहा था जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी तो हम स्टेटहुड भी देंगे और बाकी जो यहाँ के इख्तियारात हमारे से छीने गए थे वो भी देंगे। तो इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि उसको उसके ऊपर एतबार न किया जाता। हमने तो इस एतबार करते हुए हमने सोचा कि ये चीज़ तो आने ही वाली है, चाहे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, और आज तब से इतने साल हो गए। तो उसी वक्त ये इसका मतलब है कि उनके नफेरियस डिज़ाइंस थे, आज के दिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने का ये एक उनका षड्यंत्र जो था वो पहले से ही था। तो साफ तौर पर तारिक कर्रा साहब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बीजेपी का जो नेफियस डिज़ाइन है उसके खिलाफ वो लड़ भी रहे हैं, उसे नाकाम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते 5 नॉमिनेटेड MLAs को लेकर एक षड्यंत्र रचा गया था, जो कि फिलहाल पीपल्स वर्डिक्ट में नाकाम होते हुए दिख रहा है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर जीतने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां, और ये जिम्मेदारियां किस तरह पूरी की जाएंगी वो देखने लायक बात होगी। कैमरा पर्सन सईद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी। तो अम्बाला, रोहतक और श्रीनगर तक हम आपको अपने संवाददाताओं के जरिए बता रहे थे कि क्या रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन अब डेटा मुशाय के पास आते हैं। डेटा मुशाय, क्या है इस वक्त की फाइंडिंग्स, क्या कह रहा है आपका ये मीटर, जल्दी बताइए। देखिए, सीट टैली में तो अभी बीजेपी 50 टच हो गया। 50 टच हो गया, हाँ। तो सीट टैली में आपका बीजेपी 50 और कांग्रेस 34, कांग्रेस आपका है 34। ठीक है। वोट शेयर में अगर देख लेंगे तो देखिए कांग्रेस जंप किया 12%, बट बीजेपी भी जंप किया। ओके। और वोट शेयर में अभी एक बार कैमरा लाइए जरा, इधर कैमरा लाइए जरा, अच्छे से दिखाइए, एक बार डेटा दिखाइए अच्छे से कैमरे पर। बीजेपी यहां पर 36.5 से करीब 39, तो 2.5% के आसपास बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस 12% बढ़ी है, तब भी सीटें बीजेपी की ज्यादा आ रही हैं। हाँ, देखिए अभी क्या है, ये जो स्टोरी है
JNJGP का 14.7 से 0.8, मतलब उन्होंने अपना सारा वोट लगभग ऑलमोस्ट हो गया। गवा दिया। INLD का थोड़ा वोट मिला। INLD ने 2% से करीब 5% तक अपना रिकवरी की है। बट देखिए मेजर जो स्टोरी है, मैं अभी जो दिख रहा है, ये स्टोरी जो था क्या, जो भी घुमा है, जाट एक कंसोलिडेशन का बात हो रहा था। बस आपने मेरा सवाल पकड़ लिया। जाट वोट किधर गया है पार्था, ये बता सकते हैं आप? ये देखिए मोर देन 20%, 37, मतलब जहां पर 20% से ज्यादा जाट वोट है, ऐसा 37 सीट्स है हरियाणा में। ओके, आप देख लेंगे, ये देखिए सीट टैली में अगर देखेंगे, पिछले बार कांग्रेस 14 सीट में आगे था। ओके, जीता था। अभी सिर्फ 16 सीट में ही आगे है। हाँ, ठीक है, मतलब उनको तो फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी का फायदा देखिए। हाँ, मतलब जहां पर जाट मोर देन 20% है, उधर बीजेपी 19 सीट्स में अभी लीडिंग मतलब कर। जाट ने बीजेपी को भी भरपूर वोट दिया है। 12 से 19 बीजेपी हो गई है, 14 से 16 कांग्रेस हो गई है, इंडिपेंडेंट घट गए हैं, JNJP 0 हो गई है। JNJP की सारी सीटें अधिकतर बीजेपी और थोड़ी बहुत कांग्रेस में चली गई। देखिए ये जो 37 सीट्स में कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 25-26 सीट्स जीतेंगे। ओके, तो ये हुआ नहीं। अब तो मतलब ये कह सकते हैं कि जाटों ने बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, देखिए ये देखिए, इसलिए क्या होगा, वोट शेयर में देखना पड़ेगा। ओके, वोट शेयर में देखिए कांग्रेस का ये 28 से 41 हुआ। ओके, ये वही 37 सीटें हैं, वही 37 सीट है। ठीक है, इधर क्या JNJGP का 21 से क्रैश हो गया 0.9, मतलब ये सारे सीटों में JGP का जो 21% वोट था 1% में आ गया। लेकिन क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली बांटा नहीं। आप समझ रहे, जो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था पूरा चंक इधर चला जाएगा। हाँ, वो क्या हुआ, बीजेपी का वोट भी इधर 6%, थोड़ा बहुत बीजेपी को गया, थोड़ा इंडिपेंडेंस को गया, थोड़ा INLD को गया, ये सबको गया है। हाँ, तो जो कंसोलिडेशन कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ, जो जाट कम्युनिटी से, ओके, जो वो हुआ नहीं। ओके, ठीक है। तो ये स्टोरी, जाट स्टोरी तो ये हो गई। दलित स्टोरी क्या कहती है? देखिए दलित स्टोरी में अगर देख लेंगे, अगर समझ लीजिए मोर देन 20% दलित है। हाँ, ऐसा सीट है हरियाणा में 47 मतलब 20% से ज्यादा वोट जहां पर दलितों के हैं, वैसी 47 सीट है। अब ये 47 सीटों का सीट टैली देख लीजिए, इधर भी बीजेपी देखिए 2024 में आगे है कांग्रेस से। मतलब 16 सीटें 2019 में थी, इस बार 24 मिलती दिख रही है। 24 मिलती दिख रही है। कांग्रेस 15 पर थी, कांग्रेस को 21 मिलती दिख रही है। तो कम किसकी हुई है? देखिए कम तो ये सभी, देखिए जहां पर भी यहाँ पर जो कम हो रहा है वो JJP का। हाँ, ठीक है, क्योंकि अभी लेकिन क्या हो रहा है, कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था जाट जहां पर है और दलित जहां पर है, उस सीटों में कांग्रेस को लीड मिलेगा। ओके, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। अब ये रिवर्स देखिए, एक चीज मैं दिखा देता हूं। अभी जो यादव बहुल जो सीट है मोर देन 20%, ये देखिए इधर बीजेपी देखिए कैसे कर लिया। कितना सीट है? 9 सीट है जहां पर यादव पॉपुलर, और ये दिल्ली के आसपास वाली सीट है, दिल्ली आसपास वाला सीट है। हाँ, इधर सीट टैली में देखिए 9 में 7 सीट, तो मतलब ये वोट बीजेपी कंसोलिडेट कर पा रहा है। ओके, ठीक है। पंजाबी सीट देख लेते हैं, पंजाबी सीट मोर देन 15%, ऐसा कितना सीट है? तो पंजाबी सीट 11 सीट्स है। हाँ, अभी इधर देखिए सीट टैली में देख लीजिए, बीजेपी देखिए 7-3 में आगे है। ओके, तो क्या हो रहा है, जो उनका बीजेपी का जो मेन सपोर्ट बेस है यहाँ पर पंजाबी एंड यादव, ओके, उसका वोट बीजेपी रख पाया। बीजेपी उसका वोट रिटेन कर पाया, रिटेन के साथ कंसोलिडेशन देखिए, मतलब आप 100 वोटर से कितना वोट आप कर पा रहा है। ओके, लेकिन जहां पर जाट और SC है, उस एरिया में क्या हो रहा है, कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रहा था जो मैं कंसोलिडेट कर लूंगा, हाँ, वो कर नहीं पा रहा है। और ये वोट शेयर से भी आप देख लीजिए, आप देखिए ये पंजाबी वोटर है। हाँ, ठीक है, पंजाबी वोटर में देखिए बीजेपी वोट शेयर सेम मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कांग्रेस का वोट शेयर बड़ा है, बट इट कम्स विद अदर्स का कॉस्ट से, इंडिपेंडेंट थोड़ा कम हो गया, आप समझ लीजिए, इससे आ रहा है। हाँ, लेकिन क्या है, ये वोट बीजेपी पंजाबी जो वोटर है उसका कंसोलिडेट रख पा रहा है, यादव वोटर को कंसोलिडेट रख पा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये है नॉन जाट वोट जो बीजेपी का था वो कंसोलिडेट कर पा रहा है। कांग्रेस जाट और SC में कंसोलिडेट, मतलब वो जो सारी थ्योरी थी कि जाट अब बीजेपी को वोट नहीं देगा, जाट की जो लीडरशिप है वो बीजेपी ने खत्म की हरियाणा में और एक नई लीडरशिप तैयार की, वो सारी थ्योरी यहां पर अभी इन नतीजों में तो नहीं दिखती है। सुमेरा और समीर, ओवर टू यू। तो वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है जिसकी उम्मीद कर रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन देखिए तस्वीर ये है इस वक्त, और ये तस्वीर लगातार बदलती भी जा रही है। अब एक बार फिर संख्या बदला है, बीजेपी 48 पर, कांग्रेस पार्टी 36 पर, लेकिन 12 राउंड के बाद विनेश फोगाट 4900 वोट से आगे हैं। हरियाणा में 4 सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर जो हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि विनेश फोगाट 4 राउंड के बाद आगे चल रही हैं। 12 राउंड के बाद, माफ कीजिएगा, विनेश फोगाट 4900 वोट से अब आगे हैं। तो विनेश फोगाट आगे चल रही हैं 12 राउंड के बाद, ये इस वक्त की अहम खबर। और कांग्रेस पार्टी के खेमे में इस वक्त हो क्या रहा है? कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मद्देनजर, कांग्रेस के मद्देनजर अगर बात की जाए,
कुमार, तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए। कहां थे, कहां पर आ गए? रुझानों में तो 48 सीटों पर आगे है बीजेपी और 36 सीटों पर कांग्रेस। बाजी पलट गई है। ऐसी लाठियां उन्होंने मारी है कि फूल कमर पे ही नहीं। जी बिल्कुल, वक्त बदला, हालात बदले और जज्बातों का हाल ये है कांग्रेस मुख्यालय में कि एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। जो लोग झंडे लेकर के आए थे उन्होंने अपने झंडे टांग दिए हैं। जो ढोल बज रहे थे, ढोल वालों ने अपने ढोल उतार कर ज़मीन पर रख दिए हैं, पार्क में, मैदान में रखे हुए हैं। कांग्रेस के जो नेता शुरुआत में पवन खेरा, जयराम रमेश वगैरह आए थे, वो सब इधर उधर चले गए हैं और सिर्फ यहाँ पर मीडिया वाले नज़र आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता टी शर्ट पहनकर राहुल, प्रियंका, सेना की तमाम लेकर आए थे, मातूराम की जलेबी की बात करें या पटाखों की बात करें, जो सब चल गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को सफलता मिली है, लेकिन वो सफलता एनसी की ज़्यादा है। कांग्रेस वहाँ छोटा भाई की भूमिका में थी। तो हरियाणा को लेकर जो कांग्रेस को उम्मीद थी, जिस तरीके से शुरुआत में रुझान आ रहे थे, उसके बाद जब कांग्रेस पिछड़ी है तो अब जज्बात बहुत चोटिल हुए हैं। जबकि आप बात कर रहे हैं, हम बीजेपी में कैसे जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के जश्न की तस्वीरें, वो जो हालात बदलने की बात हो रही है, तस्वीर का रुख भी पूरी तरह से बदला हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खेमे में जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तो जलेबी और लड्डू भी दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ राजीव जेटली भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव जेटली जी, कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह जश्न दिखाई दे रहा था, अब सन्नाटा है। अब बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए कुछ और। क्या आपको लगता है इंतजार होना चाहिए अभी, ये आंकड़े और कुछ बदल सकते हैं? देखिए, अति उत्साह तो हमने सुबह भी नहीं दिखाया था। आपने देखा कि इन्होंने ही जलेबी बांटी, इन्होंने ही लड्डू बांटे। हमें लगा कि शायद मंगलवार है, प्रसाद बांट रहे होंगे, हो सकता है ये वजह रही हो। लेकिन बाद में देखा तो इन्होंने तो मुख्यमंत्रियों की लड़ाइयों तक भी शुरू कर दी। एग्जिट पोल पर ही मुख्यमंत्रियों को चुनाव शुरू हो गए थे। अभी तो चुनावों के रिजल्ट नहीं आए थे, काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी और सुबह भी काउंटिंग शुरू होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योरिटी के साथ, बावजूद उसके कि हमें मालूम था कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हमें मालूम था कि प्रदेश की जनता ने जो वेलफेयर स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के तहत मिली है, उसका बेनिफिट उठा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना मैंडेट दिया है। उसके बावजूद हमने एग्जिट पोल को देखा तो हमें कुछ राज्य भी याद आए। हमें मध्य प्रदेश भी याद आया, छत्तीसगढ़ भी याद आया, राजस्थान भी याद आया। लेकिन राजीव जेटली जी, अब एग्जिट पोल की बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अगर अभी जो आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने हैं उसी की बात करें तो जश्न मनाने का मौका कांग्रेस के लिए भी नजर आ रहा है, आपके लिए भी नजर आ रहा है, हरियाणा में आपके लिए, जम्मू कश्मीर में उनके लिए। देखिए, जश्न तो हमने सुबह से नहीं बनाया, बावजूद उसके हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। नहीं, अभी तो मनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। और अभी आप ये सोचिए ना, अर्ली ट्रेंड्स पे जश्न मनाना क्या समझदारी है? जबकि कांग्रेस को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत पार्टी है, पर हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है, उसके बावजूद हमने जश्न नहीं मनाया। ठीक है राजीव जेटली जी, लेकिन फिर आप अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता आपके, वो उनकी सीट मुश्किल दिखाई दे रही है। ऐसे तमाम और आपके मंत्री हैं जिनकी सीटें मुश्किल में दिखाई दे रही हैं, फंसी भी दिखाई दे रही हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि कई और राउंड की गिनती हो जाने दीजिए, तब जाकर ये बात तस्वीर साफ होगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिर ये स्थिति क्यों हो रही है? बीजेपी को समर्थन मिल रहा है लेकिन मंत्रियों को उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है, यानी सरकार के खिलाफ क्या फिर इस वोट को देखा जाए? किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैंने देखा अनिल विज जी की सीट को भी, बड़ा छोटा सा मार्जिन, 400-500 वोटों का मार्जिन है जिसको अप डाउन करके दिखाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब यहाँ पर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अभी तो बहुत सारे राउंड होने हैं, उनको आने दीजिए, उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर भी हमारे, जैसा आप ही के चैनल ने दिखाया कि जहाँ पर भी हम जीत रहे हैं, वहाँ के जो जीत के मार्जिन है वो 10-10 हज़ार से ऊपर जा रहे हैं। और जहाँ चुनौती है वहाँ सैकड़ों में है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000। तो जीतने वाले जो मार्जिन है वो हमारे ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, जहाँ बड़े मार्जिन है वहाँ से कांग्रेस की रिकवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे और वो आंकड़ा हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 1000 वोटों से भी कम का है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु जी, किस तरह से आप देख रहे हैं हरियाणा की तस्वीर को? जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल क्लियर मैंडेट नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा में कांटे की टक्कर और अब
बीजेपी को जबरदस्त बढ़त, बहुमत से भी ज्यादा 48 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस काफी पीछे होती नजर आ रही है, 36 सीटों पर सिर्फ आगे रह गई है। कैसे आप इसे देखेंगे? देखो मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बस बता दें। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कुछ अहम सवाल उठाए हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उन पर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं और ईसी की वेबसाइट पर देरी से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने यह कहा है, क्या प्रशासन पर बीजेपी का दबाव है? ये सवाल उठाया है जयराम रमेश ने। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। कुमार, क्या कहने की कोशिश है? जो सवाल उठाए गए हैं जयराम रमेश की तरफ से वो तो बहुत गंभीर है। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि इसी की वेबसाइट पर देरी से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। कुमार जी बिल्कुल, ये सारी जानकारी कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को दी गई है कि इसी लाइन पर वो अपनी बात रखें। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और हरियाणा के कोऑर्डिनेटर आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक जी, जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, यानी हार रहे हैं तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पिछली बार भी जिस तरह से लोकसभा के समय पर बहुत स्लोली अपने यहाँ पर अपडेट कर रहा था और उसके बाद फर्स्ट फेज के बाद 6 से 7% वोट का डिफरेंस निकला था, आज भी उसी तरह का उनका पैंतरा नज़र सामने आ रहा है कि वो बहुत स्लोली उसको अपलोड कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट जो 4-4, 5-5 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं उनको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ट्रेलिंग दिखा रही है। तो जो वहाँ पर ग्राउंड पे है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में, इस डिजिटल युग में इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पर ऐसा कर रहा है? लेकिन सर, आप लोग जिस तरीके से आगे चल रहे थे, अब जिस तरह से पीछे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाट बनाम दलित जो रहा आपकी पार्टी के भीतर, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा, इनका झगड़ा भारी पड़ गया? देखिए, पूरा चुनाव इस बार जनता वर्सेस बीजेपी था और आज भी हम यही मानते हैं कि जनता वर्सेस बीजेपी ही था चुनाव। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तुरंत जो भी आंकड़े उनके पास आए हैं, उनको जितने राउंड के आंकड़े उनके पास आए हैं, तुरंत उनको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डालें, पीएमओ के फ़ोन का इंतजार न करें। सर, सुबह आप लोगों ने जश्न मना लिया, इमरती जलेबी लड्डू बांट दिए और अब जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, ढोल रख दिया गया है और सारे सबके जो झंडे थे वो सबने रख दिए। हालात बदल गए? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल हालात नहीं बदले हैं। 60+ सीट के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इस बार तमाम पैंतरे बीजेपी अपना ले। हम 38 का आंकड़ा आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिएगा, जब फाइनल आंकड़े आएंगे मुझे लगता है कि हम 60 के करीब जाकर पहुंचेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये आलोक शर्मा है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 60 सीटों का। पवन खेड़ा भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। कुमार विक्रांत already tweeted to the election commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying display of and uploading of data? But sir, PC Jammu and Kashmir, they are giving the live numbers, live trends. Yeah, so see the mismatch between Haryana and Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, you are getting live data as for with every round that. तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देरी से आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं। क्या प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता यही लाइन ले रहे हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ बने हुए। राजीव जेटली जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है, इसकी तो उम्मीद थी और यही होना था। जब जलेबी बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, तब तक आंकड़े ठीक थे और जैसे ही आंकड़े ठीक हुए, आगे काउंटिंग शुरू हुई तो इन्होंने चुनाव आयोग पर उंगली उठानी शुरू कर दी। तो ये ऐसा नहीं है कि पहला चुनाव है, लगातार देखिए आप, जब भी चुनावों के अंदर हार मिलती है तो उसके बाद ये पहला जो क्वेश्चन उठाते हैं वो उठाते ही केवल और केवल चुनाव आयोग के ऊपर है। जिन राज्यों के अंदर इनकी सरकार बन जाती है वहाँ पर चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, आंकड़ों की स्पीड भी ठीक रहती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे हार देखने को मिलती है वहाँ पर पहली उंगली जनता पर उठा नहीं सकते। ठीक है, कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव आयोग जो है वो डेटा देरी से जारी कर रहा है, इसी वेबसाइट पर देरी से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा लग रहा है प्रभु चावला जी, ये लाइन ले ली है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं और सारे प्रवक्ता एक ही लाइन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? भाई, सुबह से देख रहा हूँ मैं, जब घर से निकला था चुनाव आयोग के ऊपर हरियाणा के बहुत रतन कम दिखाए जा रहे थे।
सडनली 1 घंटे के अंदर काफ़ी तेज़ी से इलेक्शन कमीशन जो है एक्टिव हुआ है। अगर 10 राउंड पूरे हो गए हैं जिस तरह से वो चार्ज लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल एजेंसी है, उनके ऑफिशियल तरीके होते हैं, 10 जगह स्ट्रक्चर है, पहले एक रिपोर्ट लिखेगा, दूसरा हाँ करेगा, तीसरा चौथा करेगा, तो नेचुरल होता है कई बार डिले होना किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर, परंतु अल्टीमेटली रिजल्ट तो बदल नहीं सकता है इलेक्शन कमीशन डिले कर। की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुमार विक्रांत के साथ पवन खेड़ा भी जुड़ गए। विक्रांत, जयराम रमेश भी उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की मीडिया टीम यहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की मीडिया टीम, मीडिया प्रभारी और पवन खेड़ा दोनों यहां पर मौजूद हैं। और जो जयराम रमेश ने एक लाइन ली है चुनाव आयोग को लेकर, उसी लाइन को सारे प्रवक्ताओं को बता दिया गया है और उसी लाइन पर सब लोग बात कर रहे हैं। अभी हमने आलोक शर्मा से बात की जो हरियाणा के कोऑर्डिनेटर थे, और अब पवन खेड़ा जी हमारे साथ है। पवन जी, ये क्या हुआ कि जब तक जीत रहे थे तब तक ठीक था और जब हारने लगे तो चुनाव आयोग से शिकायत? नहीं, चुनाव आयोग लोकसभा में भी अगर आपने देखा हो, अचानक रोक दिया गया, आंकड़े अपडेटेड नहीं हैं, आप चौथे पांचवें राउंड के बाद अपडेट कर ही नहीं रहे, और आप सब जो चैनल्स दिखा रहे हैं जैसे हमेशा दिखाते थे, आप खुद काउंटिंग सेंटर से अपडेट करते रहते थे 11 राउंड हो गए, 12 राउंड हो गए, अब आप भी वो नहीं दिखा रहे, आप भी निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। तो जयराम रमेश जी ने यही सवाल पूछा कि क्या स्थानीय प्रशासन पर कोई दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? आंकड़े दिखाए ही नहीं जा रहे। जम्मू कश्मीर में आप दिखा रहे हैं, यहाँ नहीं दिखा रहे। हमारे कंट्रोल रूम में 11-12 राउंड हो चुके हैं हर सीट पर, लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वही 5वें 6ठे राउंड के चल रहे हैं। विनेश फोगाट जी का उदाहरण लीजिए, आपके सारे आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो पीछे चल रही हैं। लेकिन वो जब हमने अपडेट किया, सुप्रिया जी और सबने बोला टीवी पर जाकर कि नहीं वो आगे चल रही हैं, तब जाकर आपने अपडेट किया। तो ये हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या आपकी टीम कोई चुनाव आयोग जाकर अभी वो निर्णय लेंगे? हम अभी चुनाव आयोग से सवाल अभी पूछा है, इंतजार कर रहे हैं कि एक्शन लें। सर अगला कदम क्या मतलब आप लोग उठाने जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है कि चुनाव आयोग आपके प्रतिनिधिमंडल जाएगा? इंतजार कीजिए, देखते हैं कि क्या अपडेट टाइम पर करते हैं या नहीं करते। हमारे कंट्रोल रूम का जो डेटा है उससे हम टैली भी कर रहे हैं चुनाव आयोग के डेटा को। जी जयराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पवन जी ने कह दिया। जी, तो जयराम रमेश का कहना है कि जो कुछ भी कहना है उन्होंने ट्वीट कर दिया और पवन खेड़ा ने और बाकी प्रवक्ताओं को कह दिया गया है, वो इस पर अपने बयान दे रहे हैं। दिल्ली से कुमार, जरा जल्दी से आप अगर पवन खेड़ा से ये पूछ पाएं कि कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या है, उनके आंकड़े क्या कहते हैं? चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उनका आंकड़ा क्या है? कांग्रेस का कहना है बार बार वो यही कि 60 सीटें हम मान रहे हैं कि हमारी 60 सीटें आएंगी, जैसा आलोक शर्मा ने कुछ देर पहले टीवी 9 से कहा। जी 60 सीटें आएंगी हरियाणा में, ये कांग्रेस पार्टी का अपना आकलन है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना आंकड़ा है और चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े देरी से जारी किए जा रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। वानखेड़े साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ईसी वेबसाइट पर देरी से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग में शिकायत की भी वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 60 सीटें तो हम जीतेंगे हरियाणा में। सवाल ये है कि हर काउंटिंग सेंटर पर हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट होता है, वो तो कम से कम अपने पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म करता होगा। यदि 90 सीटों का पूरा आंकड़ा कांग्रेस के वॉर रूम में है तो कांग्रेस अभी का आंकड़ा क्यों नहीं रिलीज करती कि 90 में से ये सीटें हम जीत रहे हैं? उन्होंने रिलीज कर देना चाहिए। अब ये थोड़ा सा देर से भी होगा और सही भी होगा, उससे नतीजे तो नहीं बदलेंगे ना। सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से प्रभु जी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये बात आप लगातार कह रहे थे कि चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो अलग हैं, रुझान में कुछ और तस्वीर नजर आ रही है, और ऐसा हमने शुरुआती तौर पर देखा भी और तस्वीर फिर पलटती भी नजर आई हरियाणा में। अब कांग्रेस पार्टी ये जो आरोप लगा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि देखिए जी, हारने लगे तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। ये बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी स्लो चल रहा है। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से बैठा हूँ कि उसी पे अटके हुए 48, 36, 45, 42 अगर राउंड बढ़ता है 1 घंटे में लगभग राउंड पूरा हो जाता है। 1 घंटे के अंदर 90 सीटों का राउंड पूरा हो जाता है, उसके बाद परिवर्तन आना चाहिए बड़ी चीज़ में, परंतु यहाँ 2-4 सीटों के कोई परिवर्तन दिखाई नहीं रहे हैं। तो इसमें लगता है ना कहीं स्लो हो रहा है, चेकिंग हो रही है, रीचेकिंग हो रही है। परंतु ने जो बात कही है कि जो भी कुछ हुआ है, रिजल्ट तो परिवर्तन हो नहीं सकता, 2 घंटे बाद पूरा लग जाएगा, 3 घंटे बाद पूरा लग सकता है। परंतु हैरानगी की बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, इस छोटे से स्टेट के अंदर जो छोटे से 500 किलोमीटर के अंदर बसा हुआ है, उसके अंदर आप इतना रेल क्यों लगा रहे हैं? ये इसके ऊपर शक इसलिए पैदा होता है, कांग्रेस वाले उठा रहे हैं क्योंकि छोटे से स्टेट के अंदर हम बैठे हैं, 8 बजे चुनाव आपने काउंटिंग शुरू किया है, अब 12 बजे तक आपने नहीं किया। पिछली बार इलेक्शन जब हुआ था इस वक्त तक तब तक रिजल्ट फाइनल हो गया था ऑलमोस्ट सही जगह।
अभी तक आप बता नहीं रहे कितने राउंड हुए। इलेक्शन कमीशन को अनाउंस तो करना चाहिए कम से कम। इन्होंने किया 11 राउंड, इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग, मैं साइट पे देख रहा था अभी, कितने राउंड हुए इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता रहे हो। कितने वो बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। उनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर शक, वो मौका देते हैं लोगों को कि उनके ऊपर शक उठाया जाए। इलेक्शन कमीशन JNK के ऊपर बड़ा जल्दी से अपडेट कर रहा है, परंतु हरियाणा के ऊपर उतनी तेजी से अपडेट नहीं कर रहा है। कांग्रेस का क्वेश्चन उठाना जायज़ बनता है, परंतु इससे रिजल्ट बदल जाएंगे अपडेट करने से, ये नहीं लगता। मॉरल ऊपर नीचे हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, इसका बाकी हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखते हैं और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या उसमें कुछ दम नजर आता है? देखिए, आरोपों में दम तो ज़रूर है। जैसा प्रभु भाई ने कहा कि अगर आप पारदर्शी नहीं हैं तो आपकी तटस्थता पर भी संदेह है। और इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों में जिस तरह का आचरण किया है, उसकी निर्भय निष्पक्ष अस्तित्व पर भी लोगों को अब संदेह है। और जिस तरह से एकाएक वोटरों की संख्या बढ़ गई थी, उसका आज तक कोई उन्होंने सफाई नहीं दी है। तो मेरे ख्याल में कुल मिलाकर जितनी इस तरह की संस्थाएँ हैं जिनको लगता है कि वो सरकार से प्रभावित हैं, उनके सदस्य उपकृत हैं अपनी नियुक्तियों के लिए, उनको शायद ज़रूरत से ज़्यादा पारदर्शी होने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा पारदर्शी होने की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा जी भी मौजूद हैं। गरिमा जी, अब देखिए सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि देखिए हरियाणा में पहले जब जीत रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, हारने लगे तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। डेटा देरी से क्यों आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। आप लोगों का अपना डेटा जो है वो क्या कहता है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब यहाँ पैनल में बैठे हुए लोग जो है सवाल उठा रहे हैं और पूरा देश सवाल उठा रहा है, उत्तराखंड जो केवल 70 सीटों का प्रदेश है, उसका पूरा रिजल्ट 11 बजे तक आउट हो जाता है और आप राउंड दर राउंड कर रहे हैं, लेकिन आप 45-46 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का, कि जिन जिन पर इनकी मार्जिनल जीत होती है उसको ये जीत के रूप में दिखा देते हैं, क्योंकि 1000 से नीचे की जीत को जीत नहीं माना जाएगा। जो मार्जिन चल रहा है 500 का, 600 का, 1000 का चल रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि हरियाणा में आप ही लोगों के सर्वे के हिसाब से एक तरफा स्वीप कर रही थी कांग्रेस पार्टी। तो कहीं ना कहीं सवाल आप अपने लेकिन सर्वे पर भी एग्जिट तो पोल और उठाइए, एग्जैक्ट पोल में तो फर्क होता है ना गरिमा जी। यहां पर सवाल देखिए ये है कि अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं हरियाणा के, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव आयोग देरी से आंकड़ा जारी कर रहा है, तो आपका अपना आकलन और सीटों का क्या है? 36 सीटों पर इस वक्त आगे है कांग्रेस पार्टी हमारे हिसाब से रुझानों में। देखिए, धरातल पर काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को रुझान नहीं, धरातल पर कितना काम किया, किसने नहीं किया, ये तो चुनाव प्रचार के दौरान सबने बता दिया। मैं अभी आंकड़ों पर आपसे बात कर रहा हूं। आप लोगों का अपना आंकड़ा क्या है? मतलब कौन कौन सी सीट पर आप आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको यह लग रहा है कि आपको पीछे बताया जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम हरियाणा जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं हैंकी पैंकी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने बिहार चुनाव का मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूं। बिहार चुनाव में 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो जीत चुके थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं थमाया। तो यही कुछ हमको यहां भी शक और शुबा है कि कुछ ना कुछ जो है डिले किया जा रहा है। कौन सी सीटों को लेकर शक और शुबा है गरिमा जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। मैंने कहा ना, जैसे अभी आपने मेरे नेता को सुनवाया, मेरे नेता मेरे चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने आपको साफ बताया कि विनेश फोगाट जी आगे चल रही थी, लगातार मीडिया ठीक है। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, जरा सुन आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।
The Congress has a doubt on the Election Commission, and you are going to file a complaint to the Election Commission? We are filing a complaint. We have there are at least. तो देखिए, जयराम रमेश की तरफ से बड़ी बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं बहुमत हासिल करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना चाहिए, शिकायत भी वो करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन पर बीजेपी का दबाव है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है और वो ये बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करेगी। लेकिन बड़ा आरोप जयराम रमेश ये लगा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन पर हरियाणा में बीजेपी ने दबाव बनाया है और इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से जरूर करेगी। ये कहा गया है जयराम रमेश की तरफ से।